50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। कि जब जब संशोधन हुआ तो क्या वो संविधान का अपमान हुआ? बीजेपी के जो MP कह रहे थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना आता ही नहीं है। आपने कितनी छोटी बात कर दी। और अगर आप जो रिजर्वेशन देते हैं तो आपके पास क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए। कहाँ है डेटा? बताइए, क्या है ये? बताइए, किसको बेवकूफ बना रही है सरकार ये? जैसे ही सवर्णों के गरीब लोगों को अधिकार देना दिया जाने लगा, इन लोगों को लगा कि लोगों को संविधान पढ़ना नहीं आता। अब ये भैया कैसे आप पढ़ते हो संविधान, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओवैसी साहब ने लगाई मनोज तिवारी को जमकर फटकार। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ था लाइव शो में हुई मनोज तिवारी और असदुद्दीन ओवैसी की जोरदार बहस। पर मैं इससे अग्री नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहस जो होती है ना, डिबेट, वो दो इक्वली इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल्स के बीच में होती है, और मनोज तिवारी और असदुद्दीन ओवैसी सर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ऑन वन साइड तिवारी जी कलाकार हैं, पर राजनीति उनके विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? गलत उत्तर हुआ तो उठा बैठी करना पड़ेगा। विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत है उसकी पढ़ाई, उससे बढ़कर कुछ नहीं। पढ़ाई क्या होती है? पढ़ाई एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा। अरे शिक्षा क्या होता है? शिक्षा पढ़ना होता है और क्या होता है? इस समाज को कुछ नहीं मालूम। जिस देश का विद्वान ही चूतिया हो, गांडू हो, नामर्द हो, मादरचोद हो, वो कहता है गारे भोसड़ी वाले 1 लाख 1.5 लाख पाने वाला शिक्षक गांडू है, मादरचोद। और तुम्हें यह नहीं समझ में आएगा, तुम्हें भगत सिंह, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध समझ में आएगा, लंड समझ में आएगा। गांडू है भोसड़ी वाले तुम लोग, कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो भोसड़ी वाला मर्द होगा ना, जो मादरचोद मर्द होगा, वो राजीव तलवार को समझेगा। अब सिर्फ गांडू हो मादरचोद, गांडू हो मादरचोद, गांडू से बात नहीं करता। के प्रदर्शन का मंच थोड़ा ही ना है। एंड ऑन दी अदर साइड ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को समझते हैं। तिवारी जी से उनकी खुद की पार्टी की पॉलिसीज पूछ लो, वो नंब हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं पता। अभी रिसेंट एक इंटरव्यू कितना वायरल हुआ है, जिसमें वो उत्तर पूर्वी दिल्ली, जो उनका क्षेत्र है, वहां के लिए कह रहे हैं कि तीसरी बार अगर हम पावर में आ गए तो हम यहाँ की हर प्रॉपर्टी की रेट को तिगुना कर देंगे। एंड ही थिंक्स कि ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि वो खुद तो अमीर हो गए हैं बहुत ही ज्यादा। पैसे बटोरने की कला में भी तिवारी साहब निपुण हैं, तो उन्हें लगता है कि सबको खुशी होगी तिगुने रेट जब प्रॉपर्टीज के हो जाएंगे। तो फिर जो पत्रकार थे, उन्होंने समझाया कि कैसे ये बहुत घातक है हर उस इंसान के लिए जो उस रीजन में घर खरीदना चाहेगा। और ये इंटरव्यू जो है कार में चल रहा था इनका, तो एकदम से एक मंदिर दिखाई देता है, उसको पॉइंट आउट करके तिवारी जी कहते हैं कि यहाँ पे पहले मजार हुआ करती थी, उसको डिस्ट्रॉय करके, डिमोलिश करके यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ है, और इसी वजह से उत्तर पूर्वी दिल्ली में रायट्स हुए थे, हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे। पुरानी बात नहीं बता रही हूँ मैं ये आपको। और ये भी तिवारी जी को लग रहा था कि सही बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर पत्रकार ने उन्हें समझाया। तो इतने भयंकर आर्टिस्ट लोगों की जरूरत पॉलिटिकल पार्टीज में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप कैंडिडेट बनते हो जन सेवा के लिए, ना कि एक्टिंग करने के लिए। और वैसे तिवारी जी के ऊप्स मोमेंट्स वाले जो किस्से हैं ना, हम बताते जाएं पर खत्म नहीं होंगे। यूं मान लीजिए कि बस अपनी बेइज्जती करवाने के लिए इन डिबेट्स में आ जाते हैं और शर्मो हया बेच करके जनता के टैक्स का पैसा लूट लेते हैं। जब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने संविधान को बनाया और उन्होंने आरक्षण दिया, तो आरक्षण क्यों दिया गया? आरक्षण इसलिए दिया गया कि जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए, उन कम्युनिटीज़ को जिनसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अनटचेबिलिटी के शिकार हुए, वो लोग जिनको दबाया गया, तो जस्टिस देने के लिए रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया गया कि इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 और 16 में। ये जो इकोनॉमिक वीकर क्लास का जो कॉन्सेप्ट इस सरकार ने क्रिएट किया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं है। और 9 जजेस का बेंच, इंदिरा साहनी ने एक साफ तौर पर कह दिया कि इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। तो ये सरकार अंबेडकर की तौहीन, इंसल्ट कर रही है, संविधान की तौहीन की है, और इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। अच्छा, आप ये बताइए कि इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर मिलेगा तो आपके पास डेटा है, क्वांटिफाइबल डेटा है कि उन तमाम, नहीं क्वांटिफाइबल डेटा है नहीं है? क्या आप बताएंगे कि कितने ब्राह्मण IAS ऑफिसर हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने गुज्जर हैं? नहीं बता सकते आप, आपके डेटा ही नहीं है, इसलिए ये फ्रॉड है। मनोज तिवारी जी जवाब दीजिए।
उनके पास जवाब ही नहीं होगा। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती अंजना जी कि जब जब संशोधन हुआ तो क्या वो संविधान का अपमान हुआ? संविधान में संशोधन ये 124वां संशोधन था, न कि ये पहला संशोधन था। तो अगर कोई कहता है कि ये संविधान का अपमान हुआ तो मैं समझता हूँ 123 बार और हो चुका है, ऐसा वो कहना चाहता है। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग क्या है, अरे टाइमिंग तो और लोगों के पास भी है। हमने 4.5 पौने 5 वर्षों में लगभग 1000 ऐसे कानून बनाए हैं जो इस देश के लोगों के लिए है। और याद रहे, हमने जाति आधार पे नहीं, 71 वर्षों में जो आर्थिक आधार पे गरीबों के आंसू को पोंछने वाला, कुछ लोगों ने इस सवाल जो उठाया है कि हम ये आंसू इस समय क्यों पोंछ रहे हैं। हम आपको एक बात कह के अपनी वाणी को बंद कर देंगे, विराम देंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि ये आरक्षण कोई फायदा नहीं करेगा, इसका कोई फायदा नहीं है, तो इसका मतलब वो एससी को जो अभी तक आरक्षण मिला है उसका समर्थन नहीं करते, ओबीसी को जो आरक्षण मिला उसका समर्थन नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आदिवासी, एससी, एसटी, ये हमारे ओबीसी सबको जो आरक्षण मिला है क्या वो बेकार है? मैं समझता हूँ इसको हृदय से स्वीकार करिए। अटल जी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इस देश की इस खुशी को स्वीकार करें। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने विरोध में भी बोली। हम उन 323 लोगों को धन्यवाद देते हैं जिसने समर्थन किया, उनको भी जिन्होंने राज्यसभा में किया। हम सबको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियां आपको धन्यवाद देंगी, नरेंद्र मोदी को भी देंगी और जिन्होंने साथ दिया उनको भी देंगे। ओवैसी जी, जो दलील उन्होंने दी कि अब तक कई संशोधन देश के संविधान में हुए हैं, वो सब अपमान नहीं कहलाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या आपको नहीं लगता है कि धीरे धीरे गरीबी ने एक बहुत बड़े वर्ग को इतना पिछड़ा कर दिया है, नौकरियां नहीं है, भूखमरी की कगार पर ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं, उन तक मदद नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि वो सवर्ण है? सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी के जो एमपी कह रहे थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना आता ही नहीं है। रिजर्वेशन क्यों मिलता है? सोशल बैकवर्डनेस के ऊपर। आप कैसे सोशल बैकवर्डनेस प्रूव करेंगे इसमें? क्या फॉरवर्ड कास्ट में सोशल बैकवर्डनेस होता है? सोशल बैकवर्डनेस का मतलब यह है कि डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, यह है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं भाई। संविधान में 125 मरतबा अमेंडमेंट हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और चैलेंज भी हुआ है। तो आप ये रिजर्वेशन सोशल बैकवर्डनेस के नाम पर मिलता है। अब रहा सवाल, आप कह रहे हैं कि जनियोधारों को सावरना को मिला है। मैडम, ऑपरेशन अनटचेबिलिटी क्या सावरना ने फेस किया? क्या सोशल बाइकॉट फेस किया? कौन ये चीजें कहां पर आ रही हैं? तो आप सुनिए मेरी बात, आप इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर नहीं दे सकते। जब संशोधन, अरे मैडम, इनको रुकाइए। जब ये ठीक है, अपनी बारी में बोलते हैं। कितनी छोटी बात कर दी मनोज जी। मनोज जी, जैसे ये खत्म करते हैं मैं आपके पास जवाब के लिए आऊंगी। मनोज जी, आपका स्तर कितना नीचा कर दिया। ठीक है, मैं आऊंगी सर, ये अपनी बात पूरी कर ले, ये अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं फौरन आपके पास आऊंगी, अन्य लोगों के पास भी आऊंगी। लेकिन ओवैसी जी, ये बताइए कि संविधान पढ़ना और संविधान में संशोधन करना दो अलग बातें हैं। ये सच है कि अभी तक संविधान सिर्फ सामाजिक पिछड़ेपन को और शैक्षिक पिछड़ेपन को समझता है, मान्यता देता है। लेकिन अगर संशोधन करके आर्थिक पिछड़ेपन को भी उसमें लाया जाता है तो फिर ये कैसे संविधान का अपमान होगा? मैडम, वही तो बात आपको बार बार मैं अर्ज कर रहा हूं कि 11 जजेस के बेंच ने कह दिया कि इकोनॉमिक ग्राउंड के ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। 11 जजेस ने। आप बताइए, वो सुप्रीम कोर्ट का 11 जजेस का जजमेंट लॉ है और ये सरकार उस लॉ का वायलेशन कर रही है। और अगर आप जो रिजर्वेशन देते हैं तो आपके पास क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए। कहां है डेटा, बताइए। और मेरा एक सवाल आपसे, अंजना ओम कश्यप से मेरा सवाल है कि इनकम टैक्स 2.5 लाख तक नहीं दिया जा सकता, 8 लाख वाले को आप देंगे रिजर्वेशन? बताइए कहां का जस्टिफिकेशन है ये? 2.5 लाख पर इनकम टैक्स नहीं है, 8 लाख वाले को आप रिजर्वेशन देंगे? क्या है ये, बताइए। किसको बेवकूफ बना रही है सरकार? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल मनोज तिवारी जी मैंने भी पूछा था। जिस दिन इस देश में गरीबी की परिभाषा ये हो जाए कि आप 8 लाख सालाना कमाते हैं, अरे मनोज तिवारी जी आप भी जानते हैं, यूपी बिहार तमाम जगहों पर घूमते हैं, 8 लाख जो सालाना कमा लेगा वो गरीब है।
क्या सोचकर आपने किया है? ये समझ से परे है। अब देखिए क्या बोलते हैं तिवारी जी। पहले तो अंजना जी, मैं अपने साथी जो संसद में मेरे साथी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से वार्तालाप का स्तर छोटा किया ना, अरे तो बड़ी सब बात उसको छोड़ दीजिए। लफबाजी। अभी इन्होंने जो भी इन्होंने बात कही, जैसे ही सवर्णों के गरीब लोगों को अधिकार दिया जाने लगा, इन लोगों को लगा कि लोगों को संविधान पढ़ना नहीं आता। ये संसद में बैठते हैं और इनको लगता है कि कोई कानून बनाने वाला जो संसद सर्वोच्च है, उससे बड़े किसी जज की बात कर देंगे, किसी 11 जज की बात कर देंगे। इनको पता होना चाहिए कि संसद में बनाया हुआ कानून सर्वोच्च होता है और वो बनाने का अधिकार हम संसद में बैठे हुए लोगों का है। अब ये भैया कैसे? हे हाय हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट विद अशोक चैनल पे। आज हम लोग एक ऐसे चैनल का वीडियो रोस्ट करने वाले हैं जो कि हमेशा से ही मुस्लिम का पक्ष लेती आ रही है। इस चैनल का नाम है कायला रिएक्ट। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जरूर करें कि ये सही कह रही है या फिर गलत। ओके बाय।